Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel KK Avasthi. Guys, this is the second session on the short videos for ICSC physics questions. तो बच्चों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी वीडियो के पार्ट ए का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट से वो वीडियो भी देख लो. लेट मी ब्रीफ यू अबाउट व्हाट वी आर डूइंग. हम पूरे फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कंपाइल कर रहे हैं एंड आई एम ट्राइंग टू कवर देम इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से पहले रिवीजन में बहुत हेल्प मिले. राइट? तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड टिल साउंड एंड आई गेस we have completed 4-5 chapters and we'll be moving forward in this particular class. But again, सेम रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले. वेरी सून आई विल बी गोइंग लाइव ऑन YT विद अ फुल रिवीजन ऑफ द कोर्स. राइट, चलो स्टार्ट करते हैं. सो वील बी स्टार्टिंग विद साउंड. वील बी डिस्कसिंग फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सबसे पहले बच्चों, जब कभी भी कोई साउंड वेव ट्रांसमिट होती है किसी भी मीडियम में, तो साउंड वेव का जो भी फ्रीक्वेंसी है वो उसके सोर्स से डिसाइड होता है. सोर्स किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस कर रहा है, वही फ्रीक्वेंसी पूरी वेव की होती है. और बेसिकली किसी भी वेव में हमारे पास फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ये दो पैरामीटर होते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन. ध्यान रखेंगे, ठीक है ना. फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है और वो बदलती नहीं है. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप वेवलेंथ की बात करो, देखो रिलेशन होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. दिस इज स्पीड, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज वेवलेंथ. ओके, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? जिस फ्रीक्वेंसी पर सोर्स वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी पर वेव भी ट्रांसमिट होगी. वेवलेंथ क्या हो गई? एक मटेरियल, एक मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गई. ओके, किस मीडियम में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगी एंड वेवलेंथ को चेंज भी कर सकती हैं. हम लोगों ने देखा हुआ है लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम चेंजेस देन वेवलेंथ आल्सो चेंजेस. अगर मैं वेव वेलोसिटी की बात करूं तो जरा ध्यान से समझना, जब तक वेव एक पर्टिकुलर मीडियम में है तब तक उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी. जब तक वेव मीडियम नहीं चेंज करती तब तक वेलोसिटी उसकी बच्चों चेंज नहीं होगी. और किसी भी वेव की वेलोसिटी उसकी इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर डिपेंड करता है. अगर आपको याद हो, आपने क्लास 9th में ये एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है ना, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम. ये इलास्टिसिटी प्रेशर पे डिपेंड करती थी, तो आपने जो मॉडिफाइड फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज गामा पी अपॉन रो. रो इज डेंसिटी. ठीक है ना. तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपसे कभी कभी एमसीक्यूज में 1 नंबर में पूछ लेता है. इज दैट वेरी क्लियर? चलो अब बात करते हैं इको की. देखो बच्चों, कोई भी साउंड सोर्स और एक रिफ्लेक्टिंग बॉडी इको हर कंडीशन में प्रोड्यूस नहीं कर सकते. कुछ बेसिक कंस्ट्रेंट्स हैं जो जब तक फॉलो नहीं होंगे यू विल नॉट हियर इको. सबसे पहली चीज, इसको समझने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा, कोई भी आवाज हमारे कानों पर 0.1 सेकेंड्स तक रहती है. अब आप ही सोचो, एक आवाज, एक वाइब्रेशन जो क्रिएट हुआ है, एक साउंड जो क्रिएट हुई है मेरे कानों में 0.1 सेकेंड तक है. अगर 0.1 सेकेंड से पहले ही दूसरी साउंड भी आ गई तो दोनों मिक्स हो जाएंगी और मुझे इको नहीं सुनाई देगी. दैट मींस मेरा सोर्स और मेरा जो ऑब्स्टेकल है उसके बीच का डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड साउंड कम से कम 0.1 सेकेंड के बाद मेरे कानों पर पहुंचे. राइट? तो बेस्ड ऑन दिस, if you calculate the distance comes 17 मीटर. तो ध्यान रखिएगा, अगर 17 मीटर से कम का डिस्टेंस है बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्स्टिकल, यू विल नॉट हियर इकोज. ओके, और आपको रिफ्लेक्शन के बाद जो आवाज सुनाई देती है, बार बार रिपीटेडली सुनाई देती है, दोज आर नॉट इकोज, दोज आर रिवर्बरेशंस. ध्यान रखेंगे. ओके, तो 0.1 सेकेंड टाइम वाला कंस्ट्रेंट है, जिसकी वजह से एक डिस्टेंस वाला कंस्ट्रेंट आ गया 17 मीटर का.
राइट। नाउ दीज 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बट बहुत से लर्नर्स इसको मिस कर जाते हो, ठीक है ना। देखिए आपका जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर मतलब वो ऑब्स्टिकल जो साउंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, वो वेवलेंथ के कंपैरिजन में बड़ा होना चाहिए। दिस इज अ वेरी अंडररेटेड कंडीशन जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं, तो प्लीज इस पर फोकस करेंगे, राइट, इस पर फोकस करेंगे। द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर शुड बी लार्ज इनफ एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ साउंड। ऐसा ना हो कि वेवलेंथ जिस रेंज में है उसी रेंज में आपका ऑब्स्टिकल या रिफ्लेक्टर भी हो। ऐसा होगा तो आपको इको नहीं सुनाई देगी। और दूसरी चीज, आपने जो वेव साउंड वेव क्रिएट की है उसकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो 17 मीटर ट्रेवल करने में अपना एम्पलीट्यूड कब ना करे। ऐसा ना हो कि साउंड फेड हो जाए। आपको 17 मीटर का कंस्ट्रेंट चाहिए, एक्सक्यूज मी, तो ऐसा ना हो कि आपने साउंड प्रोड्यूस की, इट पासेस, इट स्ट्राइक्स एन ऑब्स्टिकल, रिटर्न्स बैक, बट इट पूरे प्रोसेस में उसका इंटेंसिटी इतना कम हो जाए कि वो ऑडिबल रेंज के नीचे चली जाए, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स भी बच्चों ध्यान रखेंगे। आप लोग 2 पॉइंट्स तो ध्यान रखते हो, एक 0.1 सेकंड वाला और 17 मीटर वाला, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपसे मिस हो जाता है, ठीक है ना। तो प्लीज बोर्ड एग्जाम के लिए इसको भी ध्यान रखना है, ओके। अब बच्चों अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करूं तो बेसिकली 3 तरीके के वाइब्रेशंस होते हैं, नेचुरल वाइब्रेशंस, डैम्ड वाइब्रेशंस एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस, ठीक। नेचुरल वाइब्रेशन में केवल एक फोर्स एक्ट करता है, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। अब अगर किसी बॉडी पर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा तो बॉडी डिस्प्लेस होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगी ही नहीं। अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम की भी बात करूं, आपने पेंडुलम को यहां से डिस्प्लेस किया, पेंडुलम यहां गई, अगर पेंडुलम का बॉब वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ रहा है, दैट मींस उसके पास रिस्टोरिंग फोर्स है। तो नेचुरल वाइब्रेशन में बच्चों केवल एक फोर्स एक्ट करता है, एंड दैट इज योर रिस्टोरिंग फोर्स। बॉडी पर किसी भी तरीके का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, राइट। अब नेचुरल वाइब्रेशन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली वो शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा, राइट। अगर आप हैवी बॉब ले लोगे, दिस इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम, अगर आप हैवी बॉब ले लोगे तो ऑब्वियसली उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। अगर एम्पलीट्यूड कम होगा, या आप कह सकते हो द नंबर ऑफ टाइम्स इट विल मूव टू एंड फ्रो, वो भी कम होगा, तो आपका नेचुरल वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगा। अब बच्चों अगर केवल रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, तो बहुत ऑब्वियस है आपने जितने एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन एक बार सेट कर दिया, ये एम्पलीट्यूड कॉमन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स तो है ही नहीं। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि आप अपने रूम में नेचुरल वाइब्रेशन क्रिएट कर पाओ? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा, आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, वैक्यूम में ही होगा। साथ में मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, V इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम, ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज अ स्ट्रिंग, ये उसकी वेलोसिटी है, राइट। आप यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप, 2 तरीके के पाइप होते हैं। अगर आप सेलेना पढ़ रहे हो तो सेलेना में लास्ट क्वेश्चन है जिसमें 3 ट्यूब्स हैं, तो वो ट्यूब आपके क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है बच्चों 1:3:5। ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस में ये यूज होता है। अभी हम न्यूमेरिकल सेशंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के सेशंस करेंगे, वहां पे वील बी यूजिंग इट। N1:N2:N3 is 1:3:5, so प्लीज ये ध्यान रखेंगे, राइट। एंड m is मास पर यूनिट लेंथ, राइट। और अगर मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम और स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस वाज अबाउट नेचुरल वाइब्रेशंस। अब अगर हम डैम्ड वाइब्रेशन की बात करें बच्चों, तो डैम्ड वाइब्रेशन में देखो रिस्टोरिंग फोर्स तो था ही, ये हमेशा रहेगा। अब की बार रेजिस्टिव फोर्स भी आ जाएगा, राइट। अगर रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा और कोई फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है, तो धीरे धीरे आपका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, एंड एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द वाइब्रेशंस विल सीज, राइट। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द डैम्ड वाइब्रेशन, राइट। अब बात करते हैं बच्चों फोर्स्ड वाइब्रेशन का। देखो फोर्स्ड वाइब्रेशन में 3 फोर्स होते हैं।
आपका रिस्टोरिंग फोर्स था, रेजिस्टिव फोर्स आ गया था, अब की बार एक एक्सटर्नल फोर्स भी आ जाता है। ओके, अब बच्चों अगर मैं किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो माई बॉडी विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। भाई अभी जैसे बोर्ड एग्जाम्स पास आने वाला है, आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, सबकी हालत खराब है, तो ये जो प्रेशर आपके ऊपर है इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नाउ डेज आर अंडर फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये जो प्रेशर है मम्मी का, पापा का, गार्जियंस का, टीचर का, टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर नॉट अ नॉर्मी, आप मेहुल की तरह नॉर्मल नहीं है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो आप इस समय फोर्स्ड वाइब्रेशन पे हैं, राइट? आप एक एक्सटर्नल फोर्स से ड्राइव हो रहे हैं एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड बच्चों ड्राइविंग फोर्स। ओके, अब अगर बॉडी फोर्स्ड वाइब्रेशन में है तब भी डैम्पिंग तो होगी। आप कितना भी अपने आप को फोर्स्ड वाइब्रेशन के थ्रू ऑसिलेट या वाइब्रेट कराएं, बट एक नेचुरल टेंडेंसी है क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है। अब बच्चों मान लो आपको 5 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, नॉर्मली आप 2 घंटे पढ़ते हो, बिकॉज ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन आपने 5 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में वो कीड़ा है कि यार 1-2 घंटे बाद थोड़ा इंस्टा चेक कर ले, थोड़ा मैसेजिंग हो जाए, थोड़ा बात कर लें, है ना? तो ये सारे रेजिस्टिव फोर्सेस आपके वाइब्रेशंस को कम कर रहे हैं। तो जरूरी है कि पीरियोडिकली आपको फोर्स मिलता रहे, हर थोड़ी देर में आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस, आपके टीचर्स आपको समझाते रहें, बताते रहें, डांटते रहें कि नहीं, यू हैव टू सिट एंड स्टडी फॉर 5 आवर्स, मे बी 6, 7, 8, 9, 10, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इस समय, राइट? तो ऐसा नहीं है कि फोर्स्ड वाइब्रेशन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से चलता है, बट हम फोर्स्ड वाइब्रेशन को कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पर ला सकते हैं अगर हम पीरियोडिकली फोर्स लगाते रहें टाइम टू टाइम। और जब हम पीरियोडिकली फोर्स लगाते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, देन वी से दैट द बॉडी इज अंडरगोइंग सिंपथेटिक वाइब्रेशंस। तो ये भी एक नया वर्ड है, नया तो खैर नहीं है, बट हो सकता है अपने बिजी शेड्यूल की वजह से आप लोग सेलेना पढ़ना भूल गए हो, तो आई एम जस्ट कंपाइलिंग इट फॉर यू। तो सिंपथेटिक वाइब्रेशंस इज आल्सो अ टर्म दैट इज यूज्ड, राइट? अब बच्चों बात करते हैं रेजोनेंस की। देखिए, कभी कभी किसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, राइट? तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स मैचेस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इंक्रीजेस, है ना? आपकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, उसी टेंडेंसी का आपको फोर्स मिल गया, तो आप गाइस लाइक आपको आज मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करने का मन है, आप पढ़ के आए हो और आपका फ्रेंड भी उसी पर पढ़ के आ गया, यू बोथ आर चैटिंग ऑन दिस, तो अभी दोनों लोग बहुत बहुत इन्वॉल्व होकर उस पर बात करेंगे और वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, राइट? तो दिस इज रेजोनेंस, जहां पर एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। जैसे अगर आप ये पेंडुलम वाला एग्जांपल लो, अगर मैं ए पर फोर्स लगाऊं, ए को वाइब्रेशन पे सेट कर दूं, तो ए नेचुरल वाइब्रेशन करेगा, राइट? अब ए के वाइब्रेशंस थ्रू दिस स्ट्रिंग सभी पर ट्रांसफर होंगे, बट मैंने आपको थोड़ी देर बताया फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन दी लेंथ, है ना? अब ए की लेंथ और बी की लेंथ सेम है, तो होंगे तो सभी फोर्स्ड वाइब्रेशन में, लेकिन बी का जो फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा दैट विल बी रेजोनेंस, क्योंकि बी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके एक्सटर्नल फोर्स के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, जिसकी वजह से बी का वाइब्रेशन या ऑसिलेशन इंक्रीज हो जाएगा, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। द सेम थिंग हैपेंस हियर। आपने क्या किया है, दो you have taken two tuning forks and you have placed them on two boxes जो एयर के थ्रू लिंक्ड हैं, राइट? आपने क्या किया, एक पर वाइब्रेशन क्रिएट किया, ये वाइब्रेशन इस बॉक्स पे गया, उस बॉक्स ने इसके अंदर एयर कॉलम को वाइब्रेशन पे लाया, वो एयर कॉलम इस बॉक्स को वाइब्रेशन पर लाया, ये बॉक्स इस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेशन पे लाया। अगर ट्यूनिंग फॉर्क ए और ट्यूनिंग फॉर्क बी आइडेंटिकल थे तो आपने यहां पर फोर्स लगाया और ये भी वाइब्रेट करने लगेगा। और यहां पर ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है? थ्रू दिस एयर कॉलम। जैसे यहां पर ये फोर्स्ड वाइब्रेशन स्ट्रिंग के थ्रू ट्रांसफर हो रहे थे, यहां पर इस एयर कॉलम के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं। इज दैट वेरी वेरी क्लियर, राइट?
अब बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की बात करते हैं। देखो बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी, राइट। अब लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, और क्वालिटी डिपेंड करती है वेवलेंथ पर। जब कभी भी मैं किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं तो मेरे लिए बाकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जब मैं लाउडनेस की बात कर रहा हूं तो पिच और क्वालिटी सेम है, वो चेंज नहीं होंगी। अब अलग अलग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों लाउडनेस की बात करते हैं। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन दी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना। आप जितनी तेज चिल्लाओगे उतनी लाउड साउंड सुनाई देगी, राइट। अब आप कितनी भी तेज चिल्ला रहे हो, अगर आपका सोर्स और ऑब्जर्वर का डिस्टेंस बढ़ा दो, ऑब्वियसली लाउडनेस कम हो जाएगी। जब कोई बहुत तेज चिल्लाता है और आप उससे दूर चले जाओ तो आपको लाउडनेस कम लगेगी। तो लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। थर्ड, कितना एरिया में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डायरी है, मैंने इसको ऐसे मारा, राइट, एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। अब मैंने इस डायरी से बड़ी एक शीट ले ली, राइट, इसका एरिया ज्यादा है, मैंने इसको हिट किया सेम फोर्स से, तो इसका एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा होने की वजह से यहां पर ज्यादा ज्यादा पार्टिकल का पार्ट वाइब्रेट करेगा और आपको ज्यादा लाउड साउंड सुनाई देगी। चौथा, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। देखो डेंसिटी ऑफ मीडियम पर कैसे डिपेंड करती है। अगर पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, आपने भाई व्हाट आर वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस आर डिस्टरबेंसेस। अगर पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, आपने किसी एक पॉइंट पर डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो वो डिस्टरबेंस तुरंत आगे प्रोपोगेट हो जाएगा, राइट। आप एग्जाम्पल देखो, आप अपना सेल फोन लो, राइट, और एक कोई ये ले लो, सेल फोन का कवर लो और सेल फोन लो। ऑब्वियसली योर सेल फोन इज हैविंग अ मोर डेंसर मीडियम। आप इसको हिट करो, यू विल हेयर अ साउंड। आप इसको हिट करो, again you will hear a sound, but this one will not be as loud as the sound that you will hear when you are hitting your phone. Is that very clear? And the last part on which it depends is the presence of a resonant body. अब जहां 4 यार मिल जाते हैं वहां ऑब्वियसली बातें बढ़ जाती हैं, राइट। तो अगर एक और रेजोनेंट बॉडी आपकी बॉडी की विसिनिटी पे आ गई तो दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा और बहुत लाउड साउंड क्रिएट होगी, राइट। तो प्लीज ध्यान रखिएगा ऑल दीज पैरामीटर्स। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेंसिटी। देखो लाउडनेस और इंटेंसिटी, दे फॉर अ लॉट ऑफ लर्नर्स दे सीम सेम बट दे आर नॉट सेम, ओके। इंटेंसिटी फिक्स रहती है, राइट। इंटेंसिटी आपको कैसे पता चलेगी, कितना साउंड एनर्जी पास कर रहा है पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। मैंने एक यूनिट एरिया लिया, पर सेकेंड यहां से कितना साउंड पास कर रहा है, ये उसका इंटेंसिटी होगा। देखो बच्चों, लाउडनेस हो सकता है किसी को किसी की आवाज लाउड लगे, किसी को किसी की आवाज लाउड ना लगे। तो लाउडनेस परसेप्शन पर बेस्ड है। हो सकता है आपको मेरी आवाज तेज लग रही हो और मे बी आपको मेरी आवाज उतनी तेज ना लगे, बट अगर मैं बोलूं कि मेरे आवाज की इंटेंसिटी XYZ है तो वो फिक्स रहेगी, ओके, वो फिक्स रहेगी, दैट विल नॉट चेंज। So your loudness is subjective, it is based on the sensation, but your intensity is objective, it is measurable, it will always have a fixed value that cannot be changed, right. Now let's talk about pitch. Pitch basically depends on frequency, okay। ये पिच है जिसके थ्रू आप एक एक्यूट और एक ग्रेव साउंड को पहचानते हो, राइट। जैसे if I suddenly change my pitch, if I start speaking this way, right, so now you can identify that I am speaking in a different pitch, right. This pitch is different from this pitch. Are you getting my point? This is how pitch works. The frequency at which I am speaking right now is different from the frequency at which I am speaking right now. Okay? तो प्लीज ध्यान रखिएगा पिच। अगेन पिच और फ्रीक्वेंसी भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। पिच इज सेंसेशन बेस्ड। हो सकता है आपको मेरी ये आवाज अच्छी लग रही हो, है ना, बहुत से लोगों को ये अच्छी लगेगी। पिच,
दिस माइट बी पिच्ड एट अ गुड पिच, बट ऐसा नहीं है कि सभी को वो आवाज उस फ्रीक्वेंसी पर लगेगी, राइट? तो पिच सेंसेशन पे बेस्ड है, बट फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है, फ्रीक्वेंसी मेजरेबल है। मैंने हाई पिच और लो पिच के कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। विमेन ऑलवेज स्पीक एट हाई पिच, राइट, एट हाई फ्रीक्वेंसी। आप आवाज सुन के ही ये पता लगा सकते हो दैट अ गर्ल इज स्पीकिंग और अ बॉय इज स्पीकिंग, राइट? सो पिच ही वो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है जहां से आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हो। बाकी सिंस दिस इज फ्रीक्वेंसी, तो आपको मालूम है यहां पर आपको कम वाइब्रेशन दिख रहे हैं, यहां पर आपको ज्यादा वाइब्रेशन दिख रहे हैं। तो ये हाइयर पिच है, ये लोअर पिच है। पिच अगेन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। फिर आती है क्वालिटी। ओके, अब मैं आपको बोलूं सेम पिच और सेम एम्पलीट्यूड के दो साउंड क्रिएट हुए हैं लेकिन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, नाउ क्वालिटी कम्स इनटू प्ले। ठीक है ना? अगर दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से सेम पिच और सेम एम्पलीट्यूड के साउंड क्रिएट हुए हैं, तब भी वो दोनों अपने वेव फॉर्म पर डिफर करेंगे। तो क्वालिटी वो पैरामीटर है जो वेव फॉर्म से पता चलता है। किन्हीं भी दो इंस्ट्रूमेंट्स के वेव फॉर्म एक जैसे नहीं हो सकते। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज अबाउट क्वालिटी। तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक आई गेस क्लियर है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम्स में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। कुछ बेसिक की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, ऑर्डर ऑफ द एटम एंड द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। मैंने लिखा हुआ है दिस इज द साइज ऑफ द एटम एंड दिस इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाओगे, भैया 10 टू द पावर -15 इज लेस देन 10 टू द पावर -10। ओके, अब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन इज लाइटर। कितना लाइटर? 1837 टाइम्स। दिस इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, विच आई गेस सबको याद होगा। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी सबको याद होगा। इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, वेयर एज आपके जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं वो है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को ही बच्चों हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। किसी भी एटम का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से पता चलता है। ये एक बहुत बेसिक कंफ्यूजन रहता है कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो जाते हैं। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? बाकी ये आपका चार्ज है, ये आपका मास है। ट्राई टू रिमेंबर दीज वैल्यूज, ठीक है ना? कभी कभी यू हैव टू यूज इट, अदरवाइज अगर थ्योरी क्वेश्चन भी आता है तो यू कैन कोड दीज वैल्यूज। तो प्लीज रिमेंबर द चार्ज एंड मास ऑन बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, राइट? इज दैट वेरी वेरी क्लियर? चलो अब कुछ और बेसिक बात करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एटॉमिक नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है क्योंकि हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंसिडर करते हैं। अब बच्चों अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं, देखिए किसी भी सब्सटेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ZXA, दिस इज एटॉमिक नंबर, राइट? दिस इज योर एटॉमिक नंबर and this is बच्चों your mass number. This is your mass number. Is that clear? This is atomic number and this is your mass number. अब number of neutrons कैसे निकालते हैं? It is mass number minus atomic number. Is that very very clear? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए बच्चों, जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस आर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियर चेंजेस इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, वहां पर न्यूक्लियस एक्शन में आता है। यह बात बहुत ध्यान रखिएगा। केमिकल चेंजेस कैन टेक प्लेस एट नॉर्मल टेम्परेचर, दे डू नॉट रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी, वेयर एज अ न्यूक्लियर चेंज रिक्वायर्स वेरी हाई एनर्जी। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, राइट? ओके, अब आइसोटोप्स, अब इसको बच्चों मैंने याद करने के लिए बताया था, आइसोटोप बिल्कुल देसी तरीका है। आइसोटोप, प बाद में पा आ रहा है, पा, पी फॉर प्रोटॉन्स। तो आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या बताता है? एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास।
अब बच्चों अगर एटॉमिक नंबर के बेस पे पीरियोडिक टेबल में पोजीशन फिक्स हो रही है तो आइसोटोप्स को सेम पोजीशन मिलेगी, है ना। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होती हैं और आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सभी आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज मोर और लेस सेम होंगी। सबसे ज्यादा आइसोटोप हमारे पास टिन के होते हैं। अभी दो तरीके के आइसोटोप हो सकते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल आइसोटोप। स्टेबल देखिए स्टेबिलिटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेशियो पर डिपेंड करती है। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग बराबर हैं तो आपका आइसोटोप हमेशा स्टेबल होगा। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाता है, ये बच्चे कई पूछते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज द कॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी। कॉज है बच्चों द इम्बैलेंस इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन से होंगे, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो डिस्टर्ब होगा। जैसे कार्बन का C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, कार्बन डेटिंग में यूज होता है, लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, राइट। अब बच्चों बात करते हैं आइसोबार एंड आइसोटोन। पहले आइसोबार की बात करते हैं। आइसोबार को देसी तरीके में बोल दो आइसोभार। भार, भार इज वेट मास, आइसोभार, भार इज वेट मास। तो आइसोबार में क्या होगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, है ना। अब की बार ए सेम होगा लेकिन जेड अलग होगा, राइट। अगर ए सेम है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी सेम होंगे, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, इज दैट क्लियर। और अगर मैं किन्हीं दो कंपाउंड्स में, जैसे आप 11Na23 और 12Mg23 देखो, दीज आर कॉल्ड मिरर आइसोबार्स। क्यों, क्योंकि इनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो गया है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। जैसे देखो Na में प्रोटॉन कितने हैं, इसमें आपके पास प्रोटॉन है 11, आपके पास न्यूट्रॉन कितने हैं 23 माइनस 11 इट इज 12। यहां पर देखो प्रोटॉन कितने हैं 12 और न्यूट्रॉन कितने हैं 11। तो आप देख रहे हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर इंटरचेंज हो गया। तो ऐसे आइसोबार्स को बच्चों हम बोलते हैं मिरर आइसोबार्स। ठीक, अब बात करते हैं आइसोटोन। आइसोटोन को देसी भाषा में बोलो आइसोटोन। आइसोटोन, न एन आ रहा है, एन मतलब न्यूट्रॉन, राइट। तो आइसोटोन में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो आइसोटोप, आइसोभार, आइसोटोन, राइट। तो यहां पर क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप चेक कर सकते हो, यहां पर भी आपके पास 12 न्यूट्रॉन्स हैं और यहां पर भी आपके पास 12 न्यूट्रॉन्स हैं। तो आई गेस इसके बाद आप लोग आइसोटोप, आइसोभार, आइसोटोप, आइसोभार और आइसोटोन नहीं भूलोगे, राइट। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। देखिए रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, राइट। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप एमिशन होगा। यू डू नॉट require to initiate the process, it will take place automatically। ठीक, अब बच्चों लास्ट स्टेबल आइसोटोप है लेड। तो जितना भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है वो तब तक होता रहेगा जब तक लास्ट स्टेबल एलिमेंट लेड 82 नहीं मिल जाता। ठीक, और लेड को ही बच्चों हम रेडियो एक्टिव शील्डिंग के लिए यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके सेलेना में जो ऐसा वाला डायग्राम बना हुआ है, ये यहां पर जो आप शील्डिंग करते हो ये लेड से करते हो, राइट। इसका रीजन है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है और एनर्जी को स्कैटर नहीं होने देता बिकॉज इट हैज हाई डेंसिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाई वी यूज लेड फॉर रेडियो एक्टिव शील्डिंग। ओके फाइन, चलो other key points, again I have already told you it is a nuclear phenomena। now this is very 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 important। कोई भी चेंज, राइट, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज रेडियो एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं कर सकता। मैं टेम्परेचर चेंज करके रेडियो एक्टिविटी चेंज नहीं कर सकता, मैं मेल्टिंग फ्रीजिंग कुछ भी करके रेडियो एक्टिव रेट चेंज नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिएगा, इट इज अ प्योर न्यूक्लियर एंड रैंडम फिनोमिना जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, राइट। अब प्रीडोमिनेंटली तीन रेज हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज, अल्फा बीटा गामा रेज, ठीक है ना। तो देखिए वैसे तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं बट इस शॉर्ट वीडियो में मैंने कुछ बेसिक आसान वाली प्रॉपर्टीज लिख दी हैं
जो पूछी जाती हैं। सबसे पहले इट इज अ डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। बहुत जगह क्वेश्चन आता है कि अगर अल्फा पार्टिकल को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो क्या होगा, याद है आप लोगों को, हो सकता है आपके प्री बोर्ड में आया हो। तो अगर वो डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम है, आप उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो फिर से हीलियम बना देगा, राइट। 2He4 इज हीलियम। तो अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एंड 4 इज करस्पॉन्डिंग द मास, राइट। अब दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब हमारे एक बहुत प्यारे से बच्चे हैं जिनको सब लोग पूरी दुनिया में इग्नोर करते हैं, उनका नाम है आकाश। वो माशाल्लाह काफी तंदुरुस्त हैं, अल्फा पार्टिकल की तरह है। अल्फा पार्टिकल काफी तंदुरुस्त पार्टिकल है, इट हैज गुड मास, इट इज अ हैवी पार्टिकल। तो ये आकाश की तरह है, इग्नोर्ड, द मोस्ट इग्नोर्ड गाय, हैवी पार्टिकल। अब आप मेरे को बताओ, अगर एक हैवी पार्टिकल किसी से टकराएगा तो उसको आयनाइज कर देगा, क्यों आकाश बाबू, अगर सेशन देख रहे हो। अगर अब आकाश दौड़ रहे हैं 91 kg का वेट लेके, जो टकराता जाएगा धक्का ही खाएगा भाई, छोड़ेंगे तो नहीं आकाश बाबू से। और इग्नोर्ड भी हैं तो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, तो और तेज तेज धक्का मारेंगे। तो अगर ये किसी से टकराएंगे तो आयनाइज कर देंगे उसको। तो वो पार्टिकल जिसका मास सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो धड़ाधड़ चीजों को आयनाइज करेगा, पार्टिकल्स को आयनाइज करेगा। बट भैया इतने मोटे हैं कि दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो ज्यादा दूर तक थोड़ी जा पाएंगे। और अगर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए तो पेनिट्रेटिंग पावर तो मिनिमम हो गई, बात समझ में आई, पेनिट्रेटिंग पावर तो मिनिमम हो गई। और चार्ज्ड हैं, वैसे तो वो बहुत सख्त हैं लेकिन चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देखते ही पिघल जाते हैं। भाई जो सख्त टाइप के बच्चे हैं अनचार्ज्ड, उन्हें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन हमारे आकाश बाबू तो चार्ज हैं, राइट। चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लग जाएगा, और अगर फोर्स लग गया तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो हर चार्ज्ड पार्टिकल, ये यहीं पे याद कर लो, समझ लो, हर चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन आकाश बाबू का वेट तो बहुत ज्यादा है, तो क्या ये ज्यादा डिफ्लेक्ट हो पाएंगे? नहीं भाई, ज्यादा तो डिफ्लेक्ट नहीं हो सकते। देखो गामा रेज अनचार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सख्त हैं, सीधे रास्ते चलेंगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। बीटा रेज अगेन अनचार्ज है, डिफ्लेक्ट होंगी लेकिन हल्की हैं, आकाश बाबू से हल्की हैं। तो आकाश बाबू अपने भारी वजन की वजह से डिफ्लेक्ट तो होंगे लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन बीटा रेज डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और मस्त डिफ्लेक्ट होंगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्लेक्शन, तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगी बीटा रेज, बीटा पार्टिकल्स, फिर आपका अल्फा, और बिल्कुल सख्त हैं आपकी गामा रेज, राइट। तो ऐसे याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। ये आपकी बीटा पार्टिकल्स हैं। अब बीटा पार्टिकल्स की खास बात क्या है, ये पॉइंट है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से कम है, ऑर्डर तो वही है 10⁸, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाती है। और दूसरी चीज, बीटा पार्टिकल्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस से निकलते हैं। ध्यान रखना, जब कभी भी बीटा पार्टिकल निकलेगा, अब आप में से बहुत से लोग सोचोगे सर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, इसीलिए वो बीटा पार्टिकल बन के बाहर आ जाता है। जब कभी भी एक न्यूट्रॉन टूटता है तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन ही आपका बीटा पार्टिकल है। अब ये बीटा पार्टिकल जो कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस में तो रह नहीं सकता, लेकिन बन गया क्योंकि न्यूट्रॉन टूट गया, तो ये फटाक से न्यूक्लियस को छोड़ देता है, राइट। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। दूसरा पॉइंट जो आप बहुत से लोग गलत करते हो, कैथोड रे और बीटा पार्टिकल दोनों ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन अलग अलग जगह से निकले हैं, ओके। कैथोड रेज आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकली हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन थे ना, आवारा इलेक्ट्रॉन जो किसी को भी देख के पिघल जाते हैं, वो है कैथोड रेज। और अपने बीटा पार्टिकल सख्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, जो न्यूक्लियस से निकले हैं, वहां रह नहीं सकते तो फटाक से न्यूक्लियस छोड़ देते हैं और रेडियो एक्टिव रेस की तरह बाहर आ जाते हैं। और फिर आती है हमारी प्यारी सी गामा रेडिएशंस, अनचार्ज हैं, बिल्कुल सीधे चलती हैं, ओके। अगेन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, गामा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, लेकिन ये एक्स रे से अलग हैं।
गामा रेस पे क्वेश्चन आता है उसका हमेशा कंपैरिजन रहता है एक्स रेस से। तो ये रेस एक्स रेस से अलग हैं। कैसे अलग हैं? वेवलेंथ के टर्म्स में। ओके, ध्यान रखिएगा। लेकिन सिंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं तो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेंगी। ओके, अब गामा रे एमिशन इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, तो ये रेज न्यूक्लियस से निकलती हैं, लेकिन एक्स रेज तब निकलती हैं जब इनर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, राइट? ये वो डायग्राम है जो आपको दिखा रहा है, ये गामा रेज है, अनचार्ज है, सीधे चली गई। बीटा पार्टिकल्स नेगेटिव, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हुए। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हुए। अब बच्चों ये डायग्राम है, हर जगह बना हुआ है, बट 90% बच्चों को कभी ये समझ नहीं आता कि अल्फा इधर क्यों गया। तो जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से समझाता हूं। देखो बच्चों, अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इज दैट वेरी वेरी क्लियर? कोई भी पार्टिकल उधर डिफ्लेक्ट होता है जिधर उस पर फोर्स लगता है ना? ठीक। अब अल्फा पार्टिकल अपने स्क्रीन पे देखो, अल्फा पार्टिकल ऐसे ऐसे जाना चाहिए। आपने अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे गया। देखो एफ बी आई करंट उधर ही चलता है जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है। तो अल्फा पार्टिकल को आप ऐसे छोड़ रहे हो, करंट को ऐसे कर दो। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर। ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। अब आप मेरे को बताओ थंब का डायरेक्शन किधर है? थंब का डायरेक्शन स्क्रीन के लेफ्ट पे आ रहा है। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, करंट इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अल्फा पार्टिकल पर फोर्स इधर लगा, तो अल्फा पार्टिकल बच्चों लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। और अगर अल्फा पार्टिकल लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है तो बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है, वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। एक कॉमन गलती जो बच्चे करते हैं, ऐसे बनाते हैं, गामा इधर बनाते हैं, ऐसे बीटा बनाते हैं, और ऐसे अल्फा बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा और बीटा का डिफ्लेक्शन एक जैसा मत दिखाना, ठीक है ना? सुंदरता के चक्कर में कॉन्सेप्ट गलत मत कर देना। को दोनों डायग्राम देख लो, आपको डायग्राम देख के ही पता चल रहा है कि बीटा रे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये लॉजिक है इसका। चलो, ये मैंने आयनाइजिंग पावर का ऑर्डर लिख दिया है। अपने आकाश बाबू सबसे ज्यादा आयनाइज करेंगे, काफी भारी हैं, देन बीटा, देन गामा। ये पेनिट्रेटिंग पावर है, गामा रेज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, फटाक से आयनाइज करके निकल जाएंगी। बीटा पार्टिकल लेस देन गामा, और आकाश बाबू तो भारी हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना? अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर चेंजेस क्या होता है जब अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल निकलते हैं। सबसे पहले गामा एमिशन होगा, कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं। अल्फा एमिशन होगा, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा, मास नंबर 4 से। बीटा एमिशन होगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने चार्ट में सब कुछ समराइज कर दिया है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल मार्केट में घूम रहा है अबाउट बैकग्राउंड रेडिएशन। देखिए ये कुछ ऐसे रेडियोएक्टिव रेडिएशंस हैं जो जिनके होने के लिए रेडियोएक्टिव मटेरियल या सब्सटेंस का होना जरूरी नहीं है। even in the absence of radioactive source we are exposed to certain radiations जिनका रेडिएशन लेवल थ्रेशोल्ड से बहुत कम है। ये हमें इफेक्ट नहीं करते, हमें इनसे कोई खतरा नहीं है, बट ये हमेशा रहते हैं। इनको हम बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल रेडिएशन, एक एक्सटर्नल रेडिएशन। इंटरनल रेडिएशन नाम से ही पता चल रहा है, हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे। एक्सटर्नल रेडिएशन वो रेडिएशन जिनसे हमारी बॉडीज, जिन पर हमारी बॉडी एक्सपोज्ड है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। तो ये दो मैंने इंटरनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इस बार बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको इस पर क्वेश्चन मिले, तो ये ध्यान रखिएगा, द सोर्स ऑफ इंटरनल बैकग्राउंड रेडिएशन एंड एक्सटर्नल बैकग्राउंड रेडिएशन, राइट? अब बच्चों बात करते हैं कैलोरीमीटर में हीट एंड टेम्परेचर की। देखिए सबसे पहली बात समझिए, किसी भी एटम मॉलिक्यूल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ पोजीशन, एंड काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन या मोशन। अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो भी पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वो मूव कर रहे हैं तो भी काइनेटिक एनर्जी है, और अगर वो मूव कर रहे हैं तो भी काइनेटिक एनर्जी है।
इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आई गेट इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखेंगे। और यही इंटरनल एनर्जी हमारी थर्मल एनर्जी होती है। द सेम इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली अवर थर्मल एनर्जी। तो बहुत जाहिर सी बात है, अगर एक हॉट बॉडी है तो हॉट बॉडी पे इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, राइट? इज दैट वेरी वेरी क्लियर? एंड ऑब्वियसली एनर्जी हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करती है। तो आप मेरे को बताओ कैसे डिसाइड होगा कि दो बॉडीज में से एनर्जी कहां फ्लो कर रही है? यहां पर आता है टेम्परेचर। जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वहां से एनर्जी कम टेम्परेचर वाली बॉडी पर ट्रांसफर होगी। और ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है इसके मेजरमेंट को ही हम लोग कैलोरीमीट्री बोलते हैं, राइट? अब कुछ पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगी। देखो बच्चों, मास ऑफ द बॉडी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी बॉडी लो और आपकी बॉडी लो, मेरा वेट है 93 kg, आप माशाल्लाह 40-50 के स्मार्ट से लड़के होंगे, तो आपका वेट कम है, आपकी बॉडी का मास कम है। अगर मैं बोलूं मेरा टेम्परेचर 100 डिग्री करना है, आपका टेम्परेचर 100 डिग्री करना है, तो आपको कम हीट लगेगी। तो मास ऑफ द बॉडी इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, कितना चेंज इन टेम्परेचर करना है। मान लो मैं जिस कमरे में बैठा हूं उसका टेम्परेचर 90 है, मेरी बॉडी को 100 करने के लिए आपको केवल 10 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट करना है। आप 0 डिग्री पे बैठे हो तो आपको 100 डिग्री पहुंचाने के लिए 100 का डिफरेंस क्रिएट करना है। तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। एंड द थर्ड वन इज द मटेरियल ऑफ द बॉडी। बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, कोई बॉडी रेडिली हीट एब्जॉर्ब करती है, कोई रेडिली हीट एब्जॉर्ब नहीं करती। इसी के बेस पर हमारे पास फॉर्मूला आता है MC डेल्टा टी। ये जो C है ये मटेरियल ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है। नाउ हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आर टू टर्म्स एंड ट्रस्ट मी बहुत से बच्चों को इस पे कंफ्यूजन रहता है। अब समझो, अगर मुझे किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, पूरी बॉडी का टेम्परेचर, मास वास से कोई मतलब नहीं, अगर मुझे पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो मुझे जो हीट चाहिए दैट इज हीट कैपेसिटी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मुझे किसी बॉडी के यूनिट मास, राइट, केवल उसका यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो मुझे जो हीट चाहिए दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर दी तो ऑटोमेटिकली वहां यूनिट मास आ गया, ठीक है ना? जबकि ये मास पर डिपेंड करेगा। ज्यादा हैवी बॉडी है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए होगा। दीज आर द यूनिट्स, SI यूनिट्स, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन इंटू केजी। ध्यान रखिएगा, यूनिट्स का विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों, राइट? अब बात करते हैं कैलोरीमीटर का। देखो, मैंने अभी आपसे हीट ट्रांसफर की बात की। हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी शुड बी इक्वल टू हीट रिसीव्ड बाय द कोल्ड बॉडी, है ना? इस पूरे प्रोसेस में अगर एनवायरनमेंट में हीट डिसिपेट हो गई तो क्या आप मेजर कर पाओगे प्रॉपर हीट ट्रांसफर? तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बेसिकली आपसे कहता है कि हॉट बॉडी ने जितनी हीट दी, कोल्ड बॉडी ने जितनी हीट ली, वो दोनों बराबर होंगे अगर कोई हीट एटमॉस्फेयर में नहीं गई। अब बच्चों, कैलोरीमीटर वो डिवाइस है जो बेसिकली कॉपर का बना होता है एंड देयर आर टू रीजंस व्हाई वी यूज कॉपर। सबसे पहली चीज, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो भी टेम्परेचर है उसके मिक्सचर का वो तुरंत उस टेम्परेचर पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा, इट हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको अपने कंस्टिट्यूएंट्स का टेम्परेचर अटेन करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना? अच्छा, जो लोग ये सेशन देख रहे हो, वील कम विद अ फुल ऑन न्यूमेरिकल सेशन ऑन कैलोरीमीटर, जहां पर हम सिर्फ कैलोरीमीटर के न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करेंगे। आवर नेक्स्ट सेशन वेरी सून विल बी ऑन कैलोरीमीटर, राइट? सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी भी नहीं किया है, और घंटी दबाना मत भूलना, बिकॉज ओनली देन यू विल बी रिसीविंग ऑल आवर नोटिफिकेशंस। ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स हैं कैलोरीमीटर का। ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, बट कुछ प्री बोर्ड्स के पेपर मैंने देखे थे जहां पर कैलोरीमीटर के हीट लॉस पर क्वेश्चन था।
तो कैलोरीमीटर में हीट लॉस ना हो इसके लिए मेरे को इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, वुडन जैकेट यूज करते हैं, राइट। तो दैट इज मेंशन्ड हियर। अब चेंज इन स्टेट की बात करते हैं, वेरी बेसिक 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो। सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस में बन गया तो सब्लिमेशन, सॉलिड अगर लिक्विड में बना तो जस्ट आई हैव टेकन दिस फ्रॉम सेलिना ओनली, तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी चेंज इन स्टेट होता है तो चेंज इन स्टेट it takes place at constant temperature, okay, it always takes place at constant temperature, हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है चेंज इन स्टेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड यू हैव टू लर्न इट। अच्छा क्यों कांस्टेंट रहता है? चेंज इन स्टेट के लिए जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो वो पूरी हीट यूज हो जाती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, और बॉडी का टेम्परेचर रेज नहीं होता, ठीक है, पूछा गया है कई बार। नाउ दीज आर फ्यू पैरामीटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो अगर आप इंप्योरिटी ऐड कर दो, राइट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर। तो बहुत बेसिक एग्जांपल है बच्चों, कुल्फी वाला, सबने देखा होगा कुल्फी वाले जो कुल्फी जमाते हैं वो बर्फ में नमक मिलाते हैं, इंप्योरिटी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है और कुल्फी जल्दी नहीं पिघलती, राइट। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है इंप्योरिटी ऐड करने से, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है जब आप नमक डालते हो पानी में, तो जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और ज्यादा टाइम आराम से हीट लेकर आपका खाना पक जाता है। दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो अगेन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। अगर आप प्रेशर कुकर को लेकर दिल्ली से शिमला चले गए तो शिमला जाओगे तो शिमला पर प्रेशर कम होगा, है ना। अगर प्रेशर शिमला पे कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो प्रेशर कुकर में सीटी जल्दी आ जाएगी लेकिन खाना पकेगा नहीं। इसीलिए पहाड़ों पर मैगी मिलती है, दाल चावल थोड़ा मुश्किल मिलता है, मुश्किल से मिलता है क्योंकि उसको पकने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। भाई आप पानी में ही दाल चावल पकाओगे, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, पानी जल्दी उबलने लगा, आपको लगा अनाज पक गया, बट एक्चुअली वो नहीं पकता, राइट। इसीलिए 100 रुपए की मैगी हम पहाड़ों पे खाते हैं। बात समझ में आई? द सेम गोज विद मेल्टिंग पॉइंट। अब बच्चों कुछ ग्राफ्स हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पर टेम्परेचर लिखूं और यहां पर मैं लिखूं हीट या टाइम, दोनों के बीच में ग्राफ बनता है। देखिए कभी भी किसी भी ग्राफ में, जस्ट अ सेकेंड, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, स्लीपिंग लाइंस, ये स्लीपिंग लाइंस हमेशा Q इज इक्वल टू ml बताएंगी, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखो इस पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इस पॉइंट पे बच्चों टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये लाइन आपको स्लीपिंग वाली लाइंस है, ओके, ये स्लीपिंग वाली लाइंस है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा चेंज इन स्टेट बताएंगी और ये वाली जो लाइन है ये MC डेल्टा T वाली लाइन है। बाकी जब हम न्यूमेरिकल सेशन करेंगे तो वील बी डूइंग अ लॉट ऑफ ग्राफ्स। अब बच्चों बात करते हैं करंट की, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स क्योंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन से करंट फ्लो करता है। करंट को हम एमीटर से मेजर करते हैं, उसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। देखो बच्चों, मान लो मेरे को इस डिवाइस से करंट मेजर करना है, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये तो करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा, तो मैं मेजर कैसे करूंगा, है ना। इसीलिए हम एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम रखते हैं, आइडियली 0 रखते हैं, ठीक। वोल्टेज हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, जिसको हम पैरेलल में लगाते हैं, जैसे हम एमीटर को सीरीज में लगाते थे। देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है इसीलिए मैं वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाता हूं, सीरीज में करंट सेम रहता है इसीलिए मैं एमीटर को सीरीज में लगाता हूं। वोल्ट मीटर ये कभी नहीं चाहेगा कि एक्स्ट्रा वोल्टेज ले, एक्स्ट्रा करंट जाए, क्योंकि अगर वोल्ट मीटर पे करंट आ गया तो उसका अपना ड्रॉप भी आ जाएगा।
जिसकी वजह से आपको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी। इसीलिए वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हम बहुत हाई रखते हैं। अब बच्चों बात करते हैं रेजिस्टेंस की। देखिए, अगर मैं वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाऊं तो इस ग्राफ की जो स्लोप है यही मुझे रेजिस्टेंस देती है। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यहां से हम निकालते हैं I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। यहां से हम लोग बच्चों निकालते हैं V इज इक्वल टू आई आर। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस वो पैरामीटर है, वो रीजन है जो करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस से लिखते हैं 1 अपॉन आर इज जी। अब दो तरीके के हमारे पास सब्सटेंस या सर्किट होते हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक। जो ओम्स लॉ को फॉलो करें वो ओमिक, जो नहीं फॉलो करें वो नॉन ओमिक। ओमिक सर्किट के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा एंड नॉन ओमिक सर्किट के लिए इट विल नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट रहेगी, स्लोप वेरी करती रहेगी। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है बहुत सी जगह प्री बोर्ड में आया था, आइडेंटिफाई द नॉन ओमिक एलिमेंट्स, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगेन, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेजिस्टेंस? सबसे पहले मटेरियल ऑफ द वायर। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, राइट। अब रो इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटीरियल, L इज लेंथ, A इज एरिया। तो लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगी। एक और पैरामीटर आता है टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा मेटालिक कंडक्टर का। क्यों? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फटाफट से रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है। अच्छा, कंडक्टर में पॉजिटिव आइंस भी होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब रैंडमली मूव करते हैं तो पॉजिटिव आयन से भी टकराते हैं, जिनकी वजह से there is a hindrance in the flow of charges and hence the resistance increases. A very important thing, we are doing a short video, 1 minute video series on the entire physics. Again I would say चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम 50 वीडियो बनाएंगे जिसमें से 4 या 5 हम बना चुके हैं। ये 50 वीडियो 50 बेसिक कॉन्सेप्ट्स 1 मिनट में समझाएंगे। अगर आप इनको सेव कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम से पहले 50 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन रिवाइज करने का फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे पर्क्स हैं, सब्सक्राइब द चैनल और घंटी दबाना मत भूलना, राइट। अब रेजिस्टेंस की कुछ ट्रिक्स हैं, मैंने ऑलरेडी, जो बच्चे मेरे से साल भर से पढ़ रहे हैं उन्हें ये ट्रिक मालूम है। अगर मैं किसी वायर को n टाइम्स बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। अब एक क्वेश्चन है सेलेना में, व्हाट हैपेंस इफ अ वायर इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। मतलब ये आपका वायर था, अब ये ट्रिपल हो गया, ऐसा हो गया। तो आप मेरे को बताओ, जो लेंथ L थी अब वो हर हिस्से की लेंथ L/3 हो गई। तो अगर लेंथ L/3 हो गई तो 1 अपॉन n स्क्वायर टाइम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ये कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जिससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। अगेन, अगर मैं एक वायर को जिसका रेजिस्टेंस R है इक्वल पार्ट्स में कनेक्ट कर दूं तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस R/N हो जाएगा। इफ अ वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस R तो दोनों पार्ट का रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है या जिन्होंने ठीक से पढ़ा है उनको ये पॉइंट्स बहुत हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगेन मटेरियल पे डिपेंड करता है। नाउ दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चार्ट, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है। इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा इंसुलेटर का बहुत हाई होता है, सेमीकंडक्टर्स का लो होता है, बहुत से प्री बोर्ड्स में पूछा गया है, और मेटल्स का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? सेमीकंडक्टर्स हैव अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, यहां पर लिखा हुआ है क्लियरली, ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस। अगर आपसे पूछा जाए दो वायर्स हैं, ये अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो बच्चों V और I कर्व है, स्लोप आपको रेजिस्टेंस देगा। आपको अगर मैं इसको बोल दूं θ1, इसको बोल दूं θ2, तो आपको दिख रहा है θ1 इज ग्रेटर देन θ2, इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। नाउ अगेन आई मीन दिस इज लाइक सुपर डुपर शीट जिससे आपके बहुत सारे वो जो
जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत की है या पढ़ा है और वो इन सब क्वेश्चन से डर जाते हैं या याद नहीं रख पाते, ये उनके लिए। देखो भाई, एक चार्ट में मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आपका पर्पस है पावर ट्रांसमिशन तो लो रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर रेजिस्टेंस कम चाहिए तो एरिया बढ़ाना है, अगर एरिया बढ़ाना है तो थिक वायर यूज करना है। हाईवे पे जो मोटे मोटे तार जाते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए, देखा है कितने मोटे होते हैं, क्योंकि वो हाई पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। उसके लिए लो रेजिस्टेंस चाहिए, उसके लिए मोटे तार चाहिए, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, राइट। रेजिस्टेंस वायर, देखो बच्चों, जिस वायर को आप रेजिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हो, आप चाहोगे क्या कि टेम्परेचर चेंज करने पे रेजिस्टेंस बदल जाए? नहीं चाहोगे। तो आप उस वायर को ऐसे मटेरियल से बनाओगे जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लगभग कांस्टेंट रहे, मैंगनीन एंड कांस्टेंटन। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? और ऑब्वियसली आप रेजिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हो तो यू नीड हाई रेजिस्टेंस। बल्ब फिलामेंट, अगेन हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो थोड़ा सा गर्म होकर बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। वाई हाई रेजिस्टेंस? अगेन करंट को लिमिट करने के लिए। हीटिंग अप्लायंसेस, अगेन रेजिस्टेंस मस्ट इंक्रीज विद टेम्परेचर, नाइक्रोम वायर यूज करें, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। नाउ सुपर कंडक्टर्स कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनका बहुत लो टेम्परेचर पे लगभग जीरो रेजिस्टेंस शो करता है। एग्जांपल इज मरकरी, लेड, नायोबियम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो बच्चों, जब आप मार्केट से कोई सेल लेके आते हो, पेंसिल सेल लेके आओ, उस पर लिखा होता है 2 वोल्ट्स, वो उसका ईएमएफ है। जब सेल यूज नहीं हो रहा तब उसका जो भी रेटेड वोल्टेज है वो उसका ईएमएफ है। लेकिन जब आप उस सेल को यूज करते हो तो वो कभी आपको 2 वोल्ट नहीं देगा। अगर उस पर 2 वोल्ट लिखा है तो वो 2 वोल्ट नहीं देगा। तब जो वोल्टेज वो आपको देगा वो उसका टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है ना। तो सेल को जब यूज नहीं कर रहे तब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, अब आप बोलोगे सर यूज नहीं कर रहे तो ड्रॉप कैसे निकालें? अरे भाई, उसको वोल्टमीटर से चेक कर लो, देखो उस पर कितना वोल्ट आ रहा है। यूज ना करने का मतलब हुआ आपने उसको किसी लोड पे नहीं लगाया। ये काम आप कर सकते हो अपने लैब में। एक सेल लो, वोल्टमीटर से उसका ईएमएफ चेक करो, उसके बाद उसी सेल को घड़ी में लगाओ, फिर ईएमएफ चेक करो। जब घड़ी पे सेल लगा होगा तो ईएमएफ की रीडिंग कम होगी, राइट। वो होगा आपका टर्मिनल वोल्टेज। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब बच्चों, ईएमएफ इज द एनर्जी स्पेंड, एक चार्ज जब पूरे सर्किट में मूव करता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तब जो एनर्जी स्पेंड होती है पर यूनिट चार्ज, दैट इज ईएमएफ। ईएमएफ इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना। टर्मिनल वोल्टेज मैंने आपको बता दिया, जब सेल यूज हो रहा है तब जो वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज है। अब सवाल ये आता है कि सर 2 वोल्ट अगर लिखा था तो मेरे को 1.8 वोल्ट क्यों दिख रहा है? ये 0.2 वोल्ट कहां गया? यहां गया भाई। ये 0.2 वोल्ट ही वोल्टेज ड्रॉप है। ओके, तो एक्स देखो, ईएमएफ क्या था? पूरे सेल में वर्क। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? एक्सटर्नल। और वोल्टेज ड्रॉप क्या है? इंटरनल, राइट। वोल्टेज ड्रॉप इज इंटरनल। ये वोल्टेज ड्रॉप किया क्यों, आया क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में भी तो चार्जेस को मूव करना था, वहां पर भी तो कोई ड्रॉप आएगा, वही ड्रॉप बच्चों आपका वोल्टेज ड्रॉप है। ओके, तो ईएमएफ पूरा सर्किट, टर्मिनल वोल्टेज एक्सटर्नल सर्किट, और दोनों का डिफरेंस इज वोल्टेज ड्रॉप। यही मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है। अगर मैं सेल को बहुत देर तक यूज करूं तो उसका टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप सेल को एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं, बहुत हैवी करंट सेल से ड्रॉ कर रहे हो, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो जाएगा। द सेम थिंग इज रिटन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चार्जेस आप इलेक्ट्रोलाइट से खींच रहे हो। भाई, करंट तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस के मूवमेंट से ही ले रहे हो। बात समझ में आ रही? इंटरनल रेजिस्टेंस, अगेन ये जो ड्रॉप हुआ ना, वोल्टेज ड्रॉप, भाई ड्रॉप के अक्रॉस मुझे हमेशा एक रेजिस्टेंस चाहिए, तो वो रेजिस्टेंस जो इस ड्रॉप को समझा रहा है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस।
नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इट इज प्योरली एन इंटरनल फिनोमिना। ठीक, नाउ द फैक्टर्स अगेन वेरी बेसिक, सरफेस एरिया, डिस्टेंस बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अंडररेटेड क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। अगेन इस पर मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना। अगेन इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाएगा भाई, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, ज्यादा आयंस हैं, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है, तो चार्जेस को मूव करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो वील बी कमिंग अप विद मोर शॉर्ट वीडियोस ऑन फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज में बच्चों होता है R1 प्लस R2, ये सीरीज है, ठीक है ना। पैरेलल में होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सीरीज में करंट इज सेम, पैरेलल में वोल्टेज इज सेम। अभी हम जब न्यूमेरिकल सेशन करेंगे तो वील बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस। देखिए अगर मैं आपको बोलूं 220 वोल्ट 100 वॉट, या उल्टा लिखा है, ठीक है ना। पावर रेटिंग मेरे को दो चीजें बताती है। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस, मेरे को मालूम है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहां से मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं वी स्क्वायर अपॉन पी, राइट। दूसरा P इज इक्वल टू वी इंटू आई, यहां से मैं करंट निकाल सकता हूं P अपॉन वी। तो इन दोनों चीजों से मेरे को दो चीजें पता चलती हैं कि रेजिस्टेंस क्या है उस फिलामेंट का या उस इक्विपमेंट का, दूसरा सेफ लिमिट क्या है। किसी भी डिवाइस की एक सेफ लिमिट होती है, उससे ज्यादा करंट अगर आप डिवाइस में फ्लो कराओगे तो डिवाइस विल नॉट वर्क, इट विल बर्न, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। देखो अगर मैं पावर की बात करूं तो वॉट है ना। हायर यूनिट किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। अगर कॉमर्शियल यूनिट की बात करें तो किलोवाट आवर, KWH, राइट। ध्यान रखिएगा इस पर आपको क्वेश्चन मिलता है। एंड 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। कैसे निकाला, 1 किलोवाट का मतलब 10 टू द पावर 3 वॉट, 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड्स। तो अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो यू विल गेट जूल्स, ठीक है। यहां से ये रिलेशन आया। अगेन लेट्स टॉक अबाउट हाउस होल्ड सर्किट्स। बेसिक है 11,000 केवी पे पावर जनरेट होती है, 11,000 वोल्ट पे पावर, सॉरी 11,000 वोल्ट पे जनरेट होती है, या 11 केवी पर पावर जनरेट होती है 50 हर्ट्ज पे, ठीक। अब अगेन क्वेश्चन, हम 11 केवी पर ही पावर क्यों जनरेट करते हैं, इससे कम पे क्यों नहीं करते, इससे ज्यादा पे क्यों नहीं करते। देखो बच्चों, अगर मैं ज्यादा वोल्टेज पे पावर जनरेट करूंगा तो इंसुलेशन प्रॉब्लम्स आएंगी, करंट लीक कर सकता है, हाई वोल्टेज पर देयर इज डेंजर। अगर मैं लो वोल्टेज पे करूंगा तो अगेन देखिए P इज इक्वल टू वी इंटू आई, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अगर मैं लो वोल्टेज पे कर रहा हूं तो करंट बढ़ जाएगा, अगर करंट बढ़ गया तो लॉसेस बढ़ जाएंगे, ओके। इसीलिए मैं मॉडरेट वैल्यू पर पावर को जनरेट करता हूं। ये पूरा सिस्टम है, आई गेस सबको मालूम होगा। 11 केवी पे जनरेट करने के बाद स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, ठीक है ना। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब मुझे केवीए बढ़ाना होता है तब मैं स्टेप अप, जब डाउन करना होता है तो स्टेप डाउन, ओके। ये कुछ वायर के बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कलर कन्वेंशन, ओल्ड कन्वेंशन एंड न्यू कन्वेंशन। 3 वायर होते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। लाइव वायर में करंट फ्लो करता है, न्यूट्रल वायर का काम होता है करंट को एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना, और अर्थ आपका सेफ्टी के लिए होता है। न्यूट्रल और अर्थ हमेशा सेम पोटेंशियल पे होते हैं, अर्थ हमेशा जीरो पे है तो न्यूट्रल भी जीरो पोटेंशियल पे ही होता है, राइट। बाकी आई विल बी कमिंग अप विद वन मोर सेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर कॉन्सेप्ट। पूरे कॉन्सेप्ट को आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, राइट। कुछ की पॉइंट्स हैं, सबसे पहले ध्यान रखिए, फ्यूज को हम लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं, स्विच को भी हम लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। आपके पास एक कंपनी फ्यूज होता है जिस पर आपका एक्सेस नहीं होता है, ओनली द पर्सन फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कैन एक्सेस दिस कंपनी फ्यूज। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। एनर्जी को मेजर करने के लिए जो आपके घर के बाहर मीटर लगा है उसको हम KWH मीटर भी बोलते हैं। और अगर आप अर्थिंग की बात करो तो आजकल हर अप्लायंस में अर्थिंग आने लगी है,
राइट। तो ये डायग्राम है, हम ऑलरेडी वन शॉट में कर चुके हैं, विल बी डूइंग इट अगेन। तो यहां पर वो शॉर्ट वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना, यहां पर शॉर्ट वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। शॉर्ट या एमसीक्यू इस पार्ट से बन रहा है। दूसरा आपसे बोल रहा है कि लाइव वायर में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि करंट लाइव वायर में है। आप अगर फ्यूज को न्यूट्रल में कनेक्ट कर दोगे तो कोई फायदा नहीं, लाइव वायर से तो करंट जा ही रहा है, अगर एक्सेस करंट आ गया तो अप्लायंस तो फूक गया ना भाई, ठीक है ना, एक ये क्वेश्चन बनता है। ओके, घरों में हम रिंग सिस्टम यूज करते हैं, रिंग सिस्टम मतलब पैरेलल वायर्स, आप सबने देखा होगा आपके घरों में कंसील्ड वायरिंग है अगर, तो दीवारों के अंदर वो तार दौड़ रहे हैं और बीच बीच में अलग अलग सॉकेट लगे हैं जहां से आप कनेक्शन ले रहे हो। दिस इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, 3 पिन सॉकेट, जो आपका टॉप वाला पार्ट है दिस इज अर्थ, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज लाइव। अर्थ वाले को हम हमेशा लंबा बनाते हैं एंड ब्रॉडर बनाते हैं ताकि सबसे पहले अर्थ वाला पार्ट कांटेक्ट में आए, जिससे अगर एक्स्ट्रा करंट है बच्चों, अगर एक्स्ट्रा करंट है तो देखो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अगर ये थिक है तो रेजिस्टेंस कम हो गया ना, अगर ये मोटा है, ऊपर वाली पिन मोटी है, एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम हो गया तो फटाक से करंट बाईपास हो जाएगा, ठीक। तो अगर एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ होता है तो अर्थिंग से मेरे को फायदा मिलता है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सुपर इंटरेस्टिंग सेशन। अभी बहुत से लोग बोलोगे सर मैग्नेटिज्म तो पढ़ाया ही नहीं, मैग्नेटिज्म के लिए मैं सिंगल लेक्चर बनाऊंगा, इसके बाद हाफ एन आवर में मैग्नेटिज्म के सारे वो क्वेश्चन जिसमें आपको कंफ्यूजन रहता है इसमें ऐड करता है। देखो मैग्नेटिज्म में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा, कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि explain Faraday's laws of electromagnetic induction. So there was no point adding electromagnetism to this. Electromagnetism and calorimeter deserve a separate session. Both electromagnetism deserves a conceptual session and calorimeter deserves a numerical session, जो आपको मिलेगा इसके बाद, right? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, like the video, share it with your friends and stay tuned for the next session. Take very good care of yourself.